नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में वर्ल्ड के अंदर चल रहे एक ऐसे युद्ध पर चर्चा करने जिसे हाल ही में अपने 3 वर्ष पूरे किए हैं। साथियों, इस युद्ध में अमेरिका का जो रोल है वो ट्रंप के आने के बाद किस तरह से बदला है, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा से पहले मैं आपको इतिहास की एक प्रासंगिकता फिलहाल दे देता हूं, ताकि आप आज के विषय में इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएं। साथियों, बात है वर्ल्ड वॉर टू की। वर्ल्ड वॉर टू में जब दुनिया एक तरफ से युद्ध लड़ रही थी, अमेरिका युद्ध के लिए बम गोले दे रहा था। बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे कि आज जेलेंस्की को डिफेंस सहायता के नाम पर हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर की मदद अमेरिका ने दी हुई है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को, स्पेशली जर्मनी से लड़ाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन को भर भर के सहायता दी और कहा कि तुम्हें जर्मनी को हराना है, तुम्हें जापान को हराना है, इटली को हराना है, हराओ, मुझसे असलहा लेते रहो। जब यह बात जापान को समझ में आई, जर्मनी को समझ में आई कि यार अमेरिका हमें लड़ा रहा है, तो क्यों ना अमेरिका के साथ ही बदला ले लिया जाए, तो उन्होंने अमेरिका के ऊपर धावा बोल दिया। अमेरिका पर धावा बोला, अमेरिका के एक जहाज को डुबोने का, एक मिलिट्री बेस कैंप को उड़ाने का। ऐसे में अमेरिका बदला लेने निकला और हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म कर दिया। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, इतनी पुरानी बात को आज क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि इस कहानी में जो दो किरदार मैंने बताए कि फ्रांस और ब्रिटेन को अमेरिका ने उस समय वेपन्स दिए और बहुत सारा पैसा दिया। इतना पैसा दिया कि उस पैसे की वापसी करते करते ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका के गुलाम बन गए। आज जो आप देखते हैं कि एक समय जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था, वो ब्रिटेन आज अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। फ्रांस, जिसने ब्रिटेन को टक्कर देकर पूरे वर्ल्ड के कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, आज वो अमेरिका के आगे कर कुछ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इन्हें जो पैसा दिया, उसकी वसूली उसने करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई, जिन्हें बैंक नाम दिया गया। बैंक थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। दिया गया पैसा इन बैंकों के माध्यम से था ताकि दी गई मदद कर्ज कहलाए, और जब कर्ज कोई देश वापस नहीं कर पाता तो वो सॉवरिन डेट हो जाता है। कोई भी देश नहीं चाहता कि वो कर्ज में बर्बाद हो। ऐसे में ये दोनों ही देश अपने आप को रिवाइव करने के लिए अमेरिका द्वारा स्थापित वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के गुलाम बन गए। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने भर भर के इन देशों से पैसा कमाया। अब इस कहानी को दूसरे अध्याय पर लेकर चलते हैं। फिलहाल के लिए यूनाइटेड नेशंस की मौजूदगी के चलते तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थितियां दुनिया में कईयों बार बनी हैं, और उन्हें अगर आंशिक रूप से कहा जाए तो वैसी स्थितियां लगभग दिखती भी रहती हैं। बस अभी फिलहाल के लिए पावर बैलेंस यूं है कि रूस और अमेरिका दोनों शक्तिशाली हैं। चाइना तीसरे पोल के रूप में खड़ा हो गया है, इसलिए विश्व युद्ध की परिणति हुई नहीं है फिलहाल। फिर भी यूक्रेन जिस तरह से आज युद्ध में है, वो अकेला दिख जरूर रहा है, लेकिन उसे लड़ाने में पूरा पूरा नाटो कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज और अमेरिका लगे हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन से यह कहा गया जैसे राजनेताओं को कहा जाता है, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल अमेरिका ने भी यूक्रेन को मदद देते समय यही कहा कि बेटा जी तुम संघर्ष करो, पैसा हमारे पास है और हम तुम्हें मदद देते रहेंगे। बस खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमारे इन्वॉल्व होते ही पुतिन ने हमें धमकी दे रखी है कि अगर हमारा सैनिक फील्ड में दिखाई दिया तो वो हमें युद्ध में इन्वॉल्व मानेगा और हम पर हमला कर देगा। आज की कहानी में यहीं पर हम पहुंच रहे हैं। यूक्रेन रशिया युद्ध को 3 साल पूरे परसों हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा दी गई जो मदद है, ट्रंप ने आते ही उसे वापस मांग लिया है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी की सहायता करें यह कह करके कि यह दान है, और जब दान देने की स्थिति में आप सामने वाले को बहुत बुरी तरह से आश्रित कर दें, उसे इतना आगे ले जाकर पहुंचा दें कि वहां से लौटना मुश्किल हो, और आप उससे यह कहें कि हमारा पैसा वापस दो। आज यूक्रेन ऐसी परिस्थिति में फंस गया है जिसे देखकर दुनिया की तो आंखें खुल गई। और मैं ये समस्त भारतवासियों को चाहता हूं, भारत सरकार को चाहता हूं कि अमेरिका इस समय चीन से भी ज्यादा घातक स्थिति में है। भारत को अमेरिका के साथ रिश्ते बनाते समय बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। वास्तविकता है कि भारत अमेरिका की भक्ति से बाहर निकले और बाहर निकल करके सीधा
अप फ्रंट होकर के मुकाबला करे, झुकने की जरूरत नहीं है। होंगे हमें कुछ नुकसान, शुरुआती नुकसान अटल जी ने भी झेले थे, जब अमेरिका के हमें बहुत सारे सैंक्शंस झेलने पड़े थे न्यूक्लियर बॉम्ब परीक्षण के बाद। लेकिन ट्रंप की नीति के आगे अगर हम झुक गए तो इस पूरी दुनिया को यह आदमी आने वाले 4 साल में पूरी तरह तहस नहस कर देगा। परिणाम जेलेंस्की को दिखने शुरू हो चुके हैं, आप भी उसे अब देखना शुरू करें। साथियों, जेलेंस्की को बाइडेन एरा में जो मदद दी गई थी, ट्रंप ने आते ही उसे वापस मान लिया है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। हमारी इस पूरी दुनिया का ना एक नजरिया है, और नजरिया यह है कि यार मेरे साथ नहीं हो रहा, किसी और के साथ हो रहा है, मुझे इससे क्या। देखिए, यह बात तब तक सही है जब आपके दुश्मन का बुरा हो रहा हो, और दुश्मन का बुरा बुरा करते समय जो दूसरा व्यक्ति है वो आपका मित्र हो। नैसर्गिक न्याय तो यही कहता है कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। अमेरिका लेकिन किसी का मित्र नहीं है, यह बात भारतीयों को समझनी चाहिए। इसलिए समझनी चाहिए कि जो अमेरिका या जो ट्रंप भारत को मित्र कह रहे थे, आज उन्हीं ने ही भारत पर इस तरह का दबाव बनाया कि रेसिप्रोकल टैक्स के डर के मारे भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 110% से टैक्स घटाकर 15% कर दिया। दैट मींस इस बात को समझने की जरूरत है कि हम पर भी पावर प्रैक्टिसेस काम में आई हैं, और वो इस आदमी का सनकीपन ही है जिसके चलते ऐसा हो रहा है। आज ये अमेरिका का राष्ट्रपति है लेकिन परमानेंट नहीं रहेगा। दुनिया इस बात को समझ रही है, आवश्यकता है भारत भी समझे। फिलहाल के लिए जेलेंस्की की स्थिति को आप समझने का प्रयास करें और यह समझें कि जिस जेलेंस्की को अमेरिका इतना आगे तक युद्ध कराने ले गया कि वो 3 साल तक संघर्ष में ना जाने कितने लोगों को बेघर करा दिया, लगभग 10 से 15% अपना क्षेत्रफल खो दिया, और उस पूरी स्थिति में अमेरिका अब जाकर उससे मोलभाव करता है कि हमने जो मदद दी है उसे वापस करो, नहीं तो $500 बिलियन के रेयर अर्थ मेटल और पेट्रोलियम आपके जो देश में है उन्हें हमें दो। यह बात मजाक नहीं है, पूरी दुनिया में इस बात का क्रिटिसिज्म तो हो रहा है, लेकिन मुकाबला करने के लिए कोई नहीं खड़ा है। आवश्यकता है भारत जैसे देशों को पुनः वापस से चिंतन करने की कि जिस तरह से गुटनिरपेक्ष के समय भारत ने कोई कॉर्नर नहीं पकड़ा था और कहा था कि हम अपनी नीति खुद बनाएंगे, हमें अमेरिका की इस नीति का पूरी तरह पुरजोर तरीके से विरोध करने का विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल मुद्दे पर आइए, ट्रंप के साथ चलते हैं, क्योंकि इनकी वजह से इनका जो हालात है वो बहुत खराब है। क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से कह दिया है कि यूक्रेन को जो हमने मदद दी है वो वापस लेंगे। इस बात में होता क्या है कि हम लोग क्योंकि रूस के प्रति समर्थन में रहे हैं, और ऐसे में रूस के प्रति जो भारत का नैसर्गिक प्यार है उसके चलते हमें लगता है कि यूक्रेन के साथ जो बुरा हो रहा है, रूस के साथ जो अच्छा हो रहा है, ये भारत की विदेश नीति में कोई असर नहीं डालता। मुद्दा ये नहीं है दोस्तों। भारत ने अब तक के इस पूरे युद्ध में अपने आप को दोनों के साथ बैलेंस रखा है। भारत हमेशा से ही डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस की बात करते हुए ही इस युद्ध में आगे बढ़ा है। भारत ने ट्रंप के सामने बैठकर मोदी जी ने यह कहा कि इस युद्ध में लोग हमसे पूछते रहे कि हमारा पक्ष क्या है, तो हमने अपने पक्ष के रूप में शांति का ही पक्ष रखा है। हमने पुतिन के सामने यह कहा है कि यह समय युद्ध का नहीं है, लेकिन कहते हैं कि शांति की बात वो करते हैं जो कमजोर होते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। तो हमारी शांति को लोगों ने हमारी कमजोरी माना। बोले आप केवल शांति की ही बातें कर सकते हैं क्योंकि आप युद्ध में किसी का पक्ष लेने की स्थिति में हैं भी नहीं। अगर आप शांति का पक्ष ना लें तो आप बताइए ना किसका पक्ष लें। क्या आप पुतिन का पक्ष लेकर अमेरिका को अपने विरोध में खड़ा कर सकते हैं? आंसर है नहीं। क्या आप अमेरिका का पक्ष लेकर पुतिन को अपने विरोध में खड़ा कर सकते हैं? नहीं। तो फिर बचता क्या है? शांति। शांति हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, इकलौता ऑप्शन है। और ऐसे में हमें एक बात बेहतर तरीके से समझनी होगी कि भारत अपनी इस विदेश नीति पर गहन चिंतन करे इस आदमी के प्रयासों के बाद। एक बार के लिए आत्मिक शांति इस बात की जरूर है कि जो हो रहा है जेलेंस्की के लिए बुरा हो रहा है, कि ठीक है यूक्रेन हमारे साथ था भी नहीं, वो पाकिस्तान के साथ था, वो पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहता था। लेकिन भूलिएगा नहीं, हमारी सबमरीन में लगने वाले इंजन यूक्रेन से ही आते हैं। और ये दुनिया इस समय जितनी जियोपॉलिटिकल हो रखी है, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में कोई भी देश अकेले नहीं सरवाइव कर सकता, उन्हें दूसरे देशों के साथ बनकर रहना पड़ता है। जेलेंस्की ने इस प्रतिक्रिया में कि जब ट्रंप ने कहा कि हमें पैसा वापस चाहिए, तो जेलेंस्की ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको पैसा वापस चाहिए तो पहले तो इसे भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? आपने मुझे मदद कहकर पैसा दिया था, और आप नहीं थे, बाइडेन थे, मदद के नाम पर पैसा दिया था। नंबर दूसरा,
अगर आपको लगता है कि आपके प्रयासों से मैं हट जाऊं, मैं पद छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं पद छोड़ता हूं तो यह ध्यान रखने योग्य होगा कि मैं यूक्रेन की शांति की कीमत पर यह सारे काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि यूक्रेन को कभी पुतिन दोबारा से इस तरह ना धमकाएं, ना हमला करें। देखना होगा साथियों, वर्तमान की स्थिति बहुत घातक चल रही है। इस आदमी के विचार मैं आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन विचारों को मैं ही बोल दे रहा हूं। इन्होंने जो कहा, इनका भाषण एकदम स्पष्ट है और इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि हमने जो पैसा दिया वो मदद के नाम पर दिया और यूरोप ने जो यूक्रेन को पैसा दिया वो लोन के रूप में दिया। तो इसका मतलब ये जेलेंस्की का तो फेलियर नहीं है। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी बनाते समय जब इन्हें मदद दी थी, तब क्या उन्हें नहीं दिख रहा था कि यूरोप जो मदद दे रहा है वो लोन के रूप में दे रहा है और आप जो मदद दे रहे हैं वो मदद के रूप में ही दे रहे हैं। अब इस व्यक्ति को अचानक याद आया कि पुराने समय पर बाइडेन दौर में जो पैसा दिया गया वो मदद के रूप में था, लेकिन मैं मेरे पैसे को वापस चाहता हूं। और अगर पैसा नहीं मिला, इंटरेस्टिंग बात क्या है, पैसा नहीं मिला तो यह आदमी करेगा क्या? यह कहेगा कि अब मैं आपकी मदद नहीं कर रहा, और जब मैं आपकी मदद नहीं कर रहा तो यूक्रेन का क्या होगा? तो आगे बढ़ चुका है। अच्छा, ऐसे में उधर की तरफ से पुतिन जो अपना स्टैंड डे वन से लेकर चल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मुझे तो पूरा सोवियत रूस वापस बनाना है। मुद्दा इसकी बात नहीं है कि पुतिन जो सोच रहे हैं हम उसके साथ हैं या नहीं। पुतिन वापस से 15 देशों को एक करें, भारत भी वापस से एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, हम भी पूरी तरह से अपने साथ में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक करके श्रेष्ठ भारत बने। बट वर्तमान में नीति सोचने की जो आवश्यकता है वो अमेरिका की है। जिसने किसी के साथ धोखा दिया, उस धोखे को समझने की आवश्यकता है। यह व्यक्ति बोलता है कि मुझे, मतलब पहले भी यह बोल चुका है कि $500 बिलियन की अमेरिका इसको मदद दे चुका है। अभी जो डेटा है मैं वो दिखाऊंगा। इस व्यक्ति का बयान क्या है कि $500 बिलियन के रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका को देने होंगे। रेयर अर्थ बोले तो वही जो कान में इसके इलॉन मस्क ने कहा था। इलॉन मस्क ने इसको समझाया था कि देखो बेटा, इनसे ले लो रेयर अर्थ मेटल। देखो उसका सिंपल सा तरीका बताता हूं। यह आदमी कुल व्यापारी आदमी है। कल को इसे पता चल गया कि भारत में भी कुछ ऐसा है तो यह हो सकता है कुछ भी गंदगी फैलाएगा। ध्यान से सुनना। देखो, इसकी डे वन से नीति पर फोकस करो आप। आते ही ग्रीनलैंड पर प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया। ग्रीनलैंड पर क्यों? आंसर था रेयर अर्थ मेटल। पीछे कौन खड़ा था? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क इस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी कंपनी बनता चला जा रहा है। आप सोचें, यह दुनिया के लिए बहुत घातक होता जा रहा है। इसे समझने की आवश्यकता है, भारत सरकार को भी समझने की आवश्यकता है। यह बहुत बड़ा समय है भारत के लिए एक बड़ा कॉल लेने का। विचार करें कि जब ग्रीनलैंड की बात आई, ग्रीनलैंड के बात पर यूरोप के अंदर एक सनसनी फैल गई कि यार ये आदमी ने हमारे ही एक हिस्से पर कब्जा ठोक दिया है, बोल रहा है कि ये हमें चाहिए। ऐसे में यूरोप के देश एक होते हैं और एक होकर कहते हैं कि भाई हम सेना भेज देंगे ग्रीनलैंड पर। तो इसे समझ में आया कि यार ये तो मैं गड़बड़ कर रहा हूं, मैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा डेनमार्क के हिस्से को कब्जा करके यूरोप को खिलाफ कर लूं। तो ग्रीनलैंड का चैप्टर अचानक बंद हो गया है। आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये कुछ बोल नहीं रहा है लंबे टाइम से। जैसे ही ग्रीनलैंड चैप्टर पर बंद हुआ, तब एलॉन मस्क ने फिर कान में कहा कि भाई सुनो, यूक्रेन के पास भी वही रेयर अर्थ मेटल है जो टेस्ला की बैटरी में लगेगा, जो शिप्स के अंदर लगेगा, हमें जरूरत है। देखो, इस समय पर जैसे पहले युद्ध तेल के लिए होता था और अब जो युद्ध होने जा रहे हैं वो रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए हो रहे हैं, दुर्लभ मृदा धातुओं के लिए, क्योंकि उन्हीं से ही ये सेमीकंडक्टर्स का बनना, बैटरी का बनना, ये सब हो रहा है। इन भाई साहब ने दिमाग लगाया, दिमाग लगा करके यूक्रेन को धमकाया कि तुम तो पहले भी दुश्मन थे हमारे, तुम्हारे ऊपर तो बाइडेन का हाथ था ना, अब बाइडेन तो चले गए। क्या बाइडेन अमेरिका नहीं थे क्या? क्या बाइडेन के साथ अमेरिका की जनता नहीं थी क्या? थी, लेकिन इन महाशय के अनुसार नहीं थी। अब ऐसे में ये डिसीजन कर रहे हैं कि यूक्रेन पैसा वापस करो, नहीं तो रेयर अर्थ मेटल वापस करो। बात इसके पीछे क्या छुपी है? तो एलॉन मस्क की नजर उस रेयर अर्थ मेटल पर छिपी है कि सर वो ले लो। अब इस बात को अगर आप मांग रहे हो तो मांगते हुए अगर आपने वो चीज नहीं मिली तो आप उसको मदद नहीं दोगे, तो इसका मतलब ये सही था या वो सही है? अमेरिका तो एक ही था ना। आज अगर अमेरिका में वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट है, इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, आज एनडीए गवर्नमेंट है, क्या भारत की विदेश नीतियों में इतना परिवर्तन आ जाता है क्या कि जो हमारे साथ था वो अगले बार आते समय बदल जाएगा? क्या पीएम टू पीएम या प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट पॉलिसीज बदलती हैं क्या? नहीं, विदेश नीतियां देश की होती हैं। भारत भी लंबे समय से अपनी विदेश नीति वही फॉलो करता आ रहा है जो हमारे पूर्वजों ने, या कहिए तो जो हमारे सीनियर लोग रहे हैं उन्होंने बनाई है। हाँ, बीच बीच में हम थोड़े बहुत सुधार करते जरूर हैं। अमेरिका में लेकिन जो टर्मोइल की स्थिति आ रखी है उसे देखते हुए लोगों का अविश्वास बढ़ रहा है।
विचारणीय है कि जिस व्यक्ति ने कभी इसके कंधे पर हाथ रख के कहा हो कि तुम कभी अकेले नहीं हो, संघर्ष करो, ये बंदा बेचारा संघर्ष करने उतर पड़ा बाइडेन के कहने पर कि चलो भाई अमेरिका ने कह दिया है युद्ध लड़ो, ये युद्ध उतर गया। बार बार जब जब मिला बाइडेन, आप खबरें एज ईयर टाइम के साथ देखते जाएं, 2023 देखें, 2022 देखें, 2023 देखें, 2024 देखें, बार बार एक ही बात बाइडेन बोल रहे हैं जेलेंस्की को, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। वही वाली बात, नेताजी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी को कुदा दिए, जेलेंस्की नेता हो गए और नेता होकर के वो कूद पड़े। अब बाइडेन के द्वारा ये सब काम जो हुआ वो तो सब तक सही चलता रहा। नंबर क्या निकल कर आया कि अमेरिका सबसे बड़ा डोनर बनकर निकला। कितना निकला तो आप नंबर देखें तो अमेरिका अब तक 183 बिलियन डॉलर की मदद दे चुका है। किसको? यूक्रेन को। देखो ये नंबर लगभग 182.8 बिलियन डॉलर है, जिसमें डिफेंस के नाम पर इन्होंने 123 बिलियन डॉलर की मदद यूक्रेन को दी है, और जो यूएसएआईडी है उसके नाम पर 39.9 बिलियन डॉलर की मदद दी है। मतलब समझिएगा, यहां पर 123 बिलियन डॉलर और यहां पर 39.9 बिलियन डॉलर। तुमने आते ही सबसे पहले यूएस एड को रोक दिया, दुनिया भर से यूएस एड बंद कर दी। सबसे पहले इलॉन मस्क का ही किया गया काम था। दुनिया को तो चवन्नी भर पैसा मिल रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर यहां जा रहे थे इसको रोकने के लिए, ताकि यूक्रेन से पैसा वापस खींचा जाए। और इधर देखिए, यहां पर 124 बिलियन डॉलर की जो डिफेंस में मदद की थी, अब आप उसको वापस मांग रहे हैं। कुल मिलाकर के आपका 200 बिलियन डॉलर ये शेयर दिख रहा है। दुनिया भर के लोगों का कहना है कि अमेरिका ने जितने भी प्रकार की मदद अभी तक यूक्रेन को दी है वो 500 बिलियन तो नहीं है। तो फिर ट्रंप 500 बिलियन बार बार मांग क्यों रहे हैं? इनने खेला कर दिया या ट्रंप ने खेला कर दिया? क्या ये जानते थे कि अमेरिका ऐसा ही है, या फिर ट्रंप के चलते इनके साथ खेला हो गया है? देखिए, अमेरिका है ही ऐसा। अगर ट्रंप मदद करके गए होते तो बाइडेन पैसा ले लेते, क्योंकि इनकी सरकारें जब जब रही हैं, जैसे अभी जब से ट्रंप आए हैं, अचानक लोगों को बाइडेन अच्छे लगने लगे कि बाइडेन बहुत बढ़िया थे। लेकिन बढ़िया ये भी नहीं थे। जब जब डेमोक्रेट्स की सरकारें रही हैं, दुनिया पर युद्ध ही हुए हैं। चाहे अफगानिस्तान वॉर हो, चाहे गल्फ वॉर हो, ये जितने भी वॉर हुए हैं वो इन्हीं की पार्टी की देन है। ये युद्ध के लिए ही जाने जाते हैं। वो आदमी बार्गेनिंग के लिए जाना जा रहा है, ये युद्ध के लिए जाना जा रहा है। अमेरिका अच्छा देश नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा देश नहीं है। ऐसे में इसके साथ कहां भूल हुई? इसके साथ भूल यह हुई कि बाइडेन प्रशासन की मदद को इसने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। यह मान लिया कि मुझे मदद मिल रही है, मैं एकदम स्वस्थ हूं और स्वच्छ हूं। दिक्कत कहां हुई? बाइडेन के कहने पर। अच्छा, एक बात और समझिएगा, ट्रंप ने एक बात जो बोली जो वाकई में कंसिडरेबल है, और उसकी बात को ध्यान में रखते हुए ये दुनिया को भी समझना चाहिए कि ये लोग तो चाइना से भी बुरे हैं। देखिए, आप एक बात समझें, चाइना ने वर्ल्ड को एक बात कराई कि भाई मुझसे तुम लोन ले लो, रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर। और अमेरिका ने एक मुहिम चलाई ये दुनिया को समझाने की कि चाइना ये सब काम जो कर रहा है ये डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत कर रहा है। डेट ट्रैप पॉलिसी क्या थी? चाइना ने जितनी भी जगह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कहीं रोड बनवाई, कहीं हाईवेज बनवाए, कहीं पोर्ट्स बनवाए, उन सब के लिए लोन दिया सामने वाले देश को। लोन की शर्तें पब्लिक नहीं की दुनिया के सामने कि कितना परसेंटेज ब्याज पर हम लोन दे रहे हैं। लोन देता था, अगर सामने वाला देश लोन नहीं चुका पाता था तो उस जगह का ऑपरेशन अपने हाथ में ले लेता था। जैसे श्रीलंका के केस में हम्बन टोटा चला गया पूरे 99 ईयर्स के लिए। ठीक है साहब, अमेरिका ने ढिंढोरा पीट दिया कि देखो चाइना से किसी का साथ, चाइना से सामान मत लेना। हम भी वहीं थे, अमेरिकी मीडिया ही तो इंडिया में चलता है, पूरी तरह से वही नैरेटिव आया, चाइना को पूरी तरह क्रिटिसाइज कर दिया कि साहब ये तो पूरी तरह से ऐसा देश है जो लोगों को लोन देता है, कर्ज के जाल में फंसा लेता है। और तुम क्या करते हो? तुम तो मतलब चाइना तो लोन देकर के कब्जा करता है, और तुम यार मदद के नाम पर सामने वाले को बर्बाद कर दिए। अभी मैं आपको नंबर्स दिखा रहा हूं, देखिए यूरोप ने जब जब लोन दिया, लिखा गया बाकायदा, यूरोपियन कमीशन ने लिखा कि ये हमारे लोन में है, G7 लोन। पार्लियामेंट अप्रूव 35 बिलियन यूरो लोन। यूरोप ने तो बिल्कुल क्लियर करके जो यूक्रेन को पैसा दिया वो लोन के नाम पर दिया। और तुमने पैसा किस नाम पर दिया? मदद के नाम पर दिया। लोन में और मदद में अंतर होता है भाई। कर्ज देने में और मदद करने में बड़ा अंतर है। यहां अमेरिका ने अब तक 47% जो यूक्रेन को धन मिला है वो 47% यूएस का दिया हुआ है। बाकी जो पैसा मिला है उस पैसे में यूरोपियन यूनियन द्वारा 32% और अदर्स के द्वारा 20% मदद दी गई है। ये लोन का हिस्सा है, ये कर्ज का हिस्सा, ये मदद का हिस्सा है। मदद के हिस्से को तुम, यानी कि तुम तो यार बहुत बुरे निकले। इससे अच्छा तो चाइना था जो कम से कम लोन कह करके देता था, नहीं चुकाने पर कब्जा करता था।
तुमने क्या किया? तुम तो उससे भी बड़े हो। इसकी चर्चा कौन करेगा? जो ट्रंप फिलहाल नीति बना रहे हैं, इसकी चर्चा कौन सा देश आकर करेगा? कौन नैरेटिव इस बात का डिस्कस करेगा कि ये चल क्या रहा है? कल को आप विचार कीजिए, आज ट्रंप ने बैठे बैठे वहां से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने भारत के चुनावों में इतना पैसा दिया, अमेरिका इतना पैसा देता था। चवन्नी भर पैसा है तुम्हारा दिया गया, उस चवन्नी भर पैसे से भारत के चुनाव नहीं होते यार। लेकिन हां, मोमेंटम जरूर बन जाता है, फॉलोइंग बढ़िया मिल जाती है। एफबीआई के चीफ को बिठाते हो, इंडियन गाना लगाते हो, लोगों को लगता है कि बेवकूफ हैं। नहीं भाई, लोग समझेंगे इस विषय को भी कि आप लोग खेला कहीं और खेल रहे हो, हमारी आंखों के सामने गुड़ी गुड़ी बन रहे हो। लग रहा है कि दो चार इंडियंस को कैबिनेट में जगह दे दो या कुछ बेहतर जगह दे दो, इनके सामने अच्छे बन जाएंगे और फिर इन्हीं का नुकसान करो। नहीं, ये भारत इस नीति को समझ रहा है। बैठ बैठ करके जियो पॉलिटिक्स अब नुक्कड़ चौराहों पर डिस्कस हो रही हैं। आज हमारे सेशंस को पूरे देश में देखा जा रहा है। कारण है ना, क्योंकि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये सही नहीं खेल रहा है। यदि इसके साथ फंसे तो बुरे फंसेंगे भाई। तो ये यूएस की आज यूक्रेन की जो नीति है उसको दुनिया को देखना चाहिए। यूक्रेन की गलती क्या रही ना, उसने हमको समझाया ये कहते हुए कि पुतिन जो हमारे साथ कर रहे हैं, कल को आपके साथ किसी और ने किया तो क्या होगा। पुतिन ने हमारे साथ आज तक धोखा नहीं किया है, इसलिए वो ट्रस्टेड पार्टनर है। अमेरिका का साथ तुम लिए थे तो तुम भी गलत हुए कि तुम मारे गए इस तरीके से। तुम इसको समझे क्यों नहीं? अब देखो, जब इसने इस तरह की बात की कि मैं $500 बिलियन का पैसा वापस लूंगा, तो भाई अब देखें आप, जो यूरोपियन अखबार हैं उनके अंदर फैक्ट चेक डला हुआ है इस बात का कि ट्रंप फॉल्स क्लेम कर रहे हैं 500 बिलियन का। 500 बिलियन का फॉल्स क्लेम है कि मैं 500 बिलियन वापस लूंगा। यूएस फिगर डू नॉट सपोर्ट ट्रंप क्लेम। बोले भाई ये झूठ है, इतना नंबर दिया ही नहीं इन्होंने, तो क्लेम किस बात का कर रहे हैं? इस बात को लेकर के फैक्ट चेक निकल आए हैं कि अमेरिका ये क्यों बोल रहा है कि हम 500 बिलियन दे चुके हैं, 500 बिलियन डॉलर वापस लेंगे। तुम 100-125 बिलियन डॉलर के आसपास कुल लिए हो, तो क्या जेलेंस्की इस बात पर कुछ बोले? बिल्कुल बोले। यूक्रेनियंस ने कहा कि ये तो ब्लैकमेल है। अरे दुनिया को भी ये समझना होगा कि ये ब्लैकमेल है भाई। दोनों नीतियों को समझिए। देखिए, एक बात तो यह है कि ये दोनों की दोनों देश, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, भला इनमें से कोई नहीं है। मुद्दा यह है कि अमेरिका जो कर रहा है ब्लैकमेल, विश्वासघात है। बेचारे को लोन बताकर कर्ज बता दिया, लोन देकर कर्ज मांग लिया। अब देखिए, जेलेंस्की ने कहा कि मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। ये सारी अपडेटेड खबर है। वो बोल रहे हैं कि भाई अगर मेरे रिजाइन करने से पीस आती है तो मैं दे दूंगा। इसके लिए लेकिन शांति होना जरूरी है। अगर इस्तीफा देने से शांति आती है या यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। आप अपने साथ ले लो, मैं यूक्रेन को सिक्योर करना चाहता हूं। कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा कि ट्रंप हमेशा के लिए नहीं है। और इस बात के लिए देखिए, इस पूरे युद्ध में एक बात क्लियर थी कि भारत का अपने आप का जो आंतरिक मन था वो पुतिन के साथ था, क्योंकि लंबे समय से रूस हमारे साथ रहा, तो हम इस समय पीछे नहीं हट सकते थे। हमारे ऐसे टाइम पर रूस साथ था तो हमारे मन में सिंपैथी रूस के साथ थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो जेलेंस्की एज ए लीडर बन के आ रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का कारण भी बनेंगे। और वो इस बात के लिए कि जिस आदमी को 10 दिन में ही खत्म होने की कल्पना की गई थी, आज वो 3 साल से खड़ा है। हालांकि उसके खड़े रहने में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, ना जाने कितने लोग बेघर हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता अगर कोई बात है तो उसके लिए जेलेंस्की का जो जुझारूपन है वो आने वाले समय में कई लोगों के लिए मोटिवेशन बनेगा। अदरवाइज तो अब तक यूक्रेन मिल ही चुका होता। आज भी अगर जिस स्थिति में है वो बचा है तो इसकी जिद के कारण, जिसने जियोपॉलिटिकली खुद को इतना अंगेज किया कि पैसा ले आया युद्ध लड़ने के लिए। इसकी तो तैयारियां बिल्कुल नहीं थी युद्ध लड़ने की, लेकिन फिर भी खुद को यह सर्वाइव करा ले गया। यह अपने आप में एक बड़ी बात निकल कर आती है। ट्रंप हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन रूस का खतरा हमेशा रहेगा। यह बात इसने बोली। इसने कहा कि मैं आज और इस वक्त यूक्रेन की सुरक्षा चाहता हूं। मेरा मकसद दशकों तक सत्ता में बने रहने का बिल्कुल नहीं है। शांति के लिए इस्तीफा देने को तैयार हूं। यह इन्होंने बकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। देखिए मुसीबत क्या है ना इस व्यक्ति की, अब ये फंस चुका है। फंस कैसे चुका है? क्योंकि इसने जो कदम चल दिए उस कदम पर या तो अमेरिका को $500 बिलियन के नाम पर अपने रेयर अर्थ मेटल दे, तो उधर से मर गया। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो अगर ये अब हटता है तो पुतिन तो यहां पर गोलाबारी कर ही रहे हैं, तो ये बुरी तरह स्थिति में फंसा है। हमारे लिए फिलहाल अभी एक लेसन ही है। स्थिति के नाम पर केवल तरस कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर 100 मुझे मदद दी गई, ये साफ बोल रहा है मेरे ऊपर मदद दी गई, और लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं। यूरोप की तरफ से लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं कि भाई ये बात बिल्कुल सही है। वॉन्ट रिकॉग्नाइज $500 बिलियन डेट टू दी यूएस। मैं मानता हूं कि ऐसा कोई कर्ज मेरे ऊपर नहीं है। हां, अगर आप लोग मुझे चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दूं तो एक ही कारण है, अगर आप चाहते हैं शांति चाहते हो तो लो, मैं शांति के लिए तैयार हूं, मुझे नाटो में शामिल कर लो। इस आदमी ने 3 साल पहले जो अपनी बात बोली थी कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूं, मुझे नाटो में शामिल कर लो, मैं शांति और पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं।
देश के प्रति जो इसका ये भाव है, ये अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है। लोग इसे अपने-अपने लेवल पर तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? 3 साल से रशिया-यूक्रेन चल रहा है। रशिया-यूक्रेन के चलते अब तक लगभग 10% हिस्सा ऐसा है, जिसके अंदर बड़ी मात्रा के अंदर माइन्स एंड मिनरल्स हैं। खोरसान रीजन, लुहांस्क, डोनेस्क इन सब पर रूस ने कब्जा कर लिया है। देखो, जब रूस इस तरफ आगे बढ़ रहा था, हम सभी भारतीय लगभग बहुत अंदर से, बस जियोपॉलिटिकली इंडिया अनाउंस नहीं कर रहा था, मन ही मन इस बात पर खुश हो रहे थे, हमारा अपना है, युद्ध जीत रहा है, हमारा अपना है, हमारा साथी है, और इसके साथ हम लोग इमोशनली कनेक्टेड थे। इस बात पर आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि रूस के साथ भारत का अपना मामला है। चलो इसको हटाते हैं। लेकिन मुद्दा जो यहां पर अब निकल कर आता है वो ये कि यूक्रेन ने इस तीसरे साल में बहुत कुछ खोया है। क्या क्या खोया है? लगभग 46.9 मिलियन लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं। करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपने धंधे खोए हैं। आप कहेंगे कि सर करोड़ों की तो आबादी नहीं है। देखो असल में क्या है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो कनेक्टेड रूस और यूक्रेन के लोग हैं, वो दोनों तरफ के लोग प्रभावित हैं युद्ध से। न जाने कितने लोग, आप कहेंगे श्रीलंका को क्या हुआ था? वो बर्बाद ही इन दोनों के चक्कर में हुआ था। हमने कईयों बार इस पे सेशन किया। खैर एनीवे, फिलहाल अगर नंबर्स की देखी जाए तो वो लाखों में है। अब कौन सही नंबर बताता है नहीं पता, लेकिन लाखों में लोग मरे हैं, सैनिक मरे हैं। अब देखने वाला समय यह होगा कि इन दोनों का आगे क्या होगा। तीसरे साल की एनिवर्सरी पर, युद्ध की एनिवर्सरी पर पुतिन ने अपनी तरफ से 250 से अधिक ड्रोन यूक्रेन पर हमला करने भेज दिए थे। ये 22 तारीख परसों की आपके सामने कटिंग न्यूज कटिंग्स हैं, आप इन्हें देखें। हमला करते हुए ड्रोन्स आपको दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आग बुझाते हुए यहां पर सैन्यकर्मी दिख रहे हैं। 267 ड्रोन के साथ रूस ने तीसरे साल की एनिवर्सरी पर इनके ऊपर हमला किया। इनने कहा कि हमने उनको रोका और हमने उनमें से कईयों को बर्बाद भी किया है। 3 लोग घायल होने की खबर निकल रही है, 2 लोग मारे गए हैं, ऐसी भी न्यूज आ रही है। यूक्रेन ने बदले में ड्रोन चलाए, रूस ऐसा कह रहा है कि 20 ड्रोन इनने भी चलाए थे। रूस ने 13 शहरों में रूस का हमला हुआ था इस थर्ड एनिवर्सरी के नाम पर। यूक्रेन ने उनमें से 138 ड्रोन मारे थे और 119 डिकॉय ड्रोन थे जो ध्यान भटकाने के लिए आए थे, तो उन पर इसने निशाना नहीं साधा। इसने यही बोला कि देख लो साहब, शांति चाहने वाले युद्ध की एनिवर्सरी भी ड्रोन चला के मनाते हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप बताइए। भारत के लिए यह एक लेसन है, हमें सोचना होगा और इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता होगी कि ऐसे विषयों पर भारत कौन सा पक्ष लेता है और किस नजरिए से खुद को सोचता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी और अपडेट मिलेगा तो मैं जरूर आपके सामने साझा करूंगा। आप सभी साथियों का स्वागत रहेगा बातें बाजार की पर। कल तक हमने एक ऑफर चलाया था, आज वो ऑफर समाप्त हो गया है। अब हमारे कोर्सेज पुनः, जो म्यूचुअल फंड के कोर्सेज हैं, आप उन्हें ले तो सकते हैं, लेकिन प्राइसेस उनकी वापस से ओरिजिनल वाली आ गई है। कोर्सेज उपलब्ध हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे साथ में अपनी खुशियों को साझा किया और हमने आपके साथ। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात करते हैं।